नमस्कार, स्वागत है आपका। CNBC आवाज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं मनीषा गुप्ता। और आज हमारा मुद्दा यहां पर रहेगा हॉलमार्किंग और बजट को लेकर जहां तक ज्वेलरी की बात है। मैं आपको याद दिला दें कि पिछले 1-1.5 महीने में हमने हॉलमार्किंग को लेकर यहां पर काफ़ी सारी सुर्खियां बनते हुए देखी। एक तो ये कि यहां पर बुलियन में अब हॉलमार्किंग शुरू किया जाएगा और साथ ही साथ BIS का 78 साल था, एनिवर्सरी था, और उसमें भी ये बात की गई कि चांदी और चांदी के जो आर्टिफैक्ट्स हैं उसके ऊपर भी यहाँ पर हॉलमार्क की जानी चाहिए, क्योंकि बाजार की तरफ से इसकी एक मांग है। इसे मैंडेटरी शायद बनाना चाहिए। क्या कुछ है डिटेल्स एज ऑफ नाउ, ज्वेलरी हॉलमार्किंग पर किस तरह के नंबर्स हैं और आगे जाकर ये दायरा कितना बढ़ सकता है और कब तक, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ BIS की DDG चित्रा गुप्ता हैं। साथ ही साथ जुड़ेंगे रोकड़े ज्वेलर्स के MD और ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन राजेश रोकड़े, और हमारे साथ होंगे कार्तिकेय बुलियन के डायरेक्टर दीपक सोनी। लेकिन सबसे पहले बात यहाँ पर कर लेते हैं हॉलमार्किंग की। चित्रा जी नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए और आपको 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए ये साल काफ़ी सारी खबरों के साथ शुरू हुआ है, काफ़ी सारा काम आपके लिए लेड आउट भी है। लेकिन इससे पहले कि हम बुलियन और चांदी पे जाएं, आपसे जानना चाहेंगे कि ओवरऑल जो गोल्ड ज्वेलरी जहां पर अब मैंडेटरी है हॉलमार्किंग, कितने पीसेस हॉलमार्क हो चुके हैं, मंथली कितने होते हैं, कितने ज्वेलर्स अब यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर अब कितने डिस्ट्रिक्ट्स में हॉलमार्किंग की फैसिलिटी है? हाँ, नमस्कार। अभी तक जो मैं आपको बताऊं, गोल्ड की जो हॉलमार्किंग है हमने 2021 से मैंडेटरी की थी। तब से लेकर के अब तक जो हमारे AHCs जो 2021 में थे हमारे पास 256 थे, और आज की डेट में हमारे पास ये 1600 से ऊपर हैं। तो AHCs जितने ज्यादा होंगे क्योंकि मार्केट की डिमांड है। ज्वेलर्स हैं हमारे पास करीब 2 लाख ज्वेलर्स हैं जो कि गोल्ड की हॉलमार्किंग ज्वेलरी बेचते हैं। साथ ही साथ में जो हमारी डिमांड आप देख रहे हैं कि अभी तक हम लोग 45 करोड़ आर्टिकल से ज्यादा कर चुके हैं, 14 करोड़ आर्टिकल से ज्यादा हम कर चुके हैं, और हर महीने हम लोग कोई 4.5-5 लाख के करीब आर्टिकल्स हम लोग डेली के इतने कर रहे हैं, और एक महीने में करीब करीब हम लोग 4 करोड़ आर्टिकल्स अपने हॉलमार्क हम कर देते हैं। क्योंकि ये डिमांड हमारी मार्केट से आ रही है, कंज्यूमर से आ रही है। जैसे जैसे हमने इसकी पब्लिसिटी की है उस हिसाब से हॉलमार्किंग के लिए डिमांड बढ़ती जा रही है, इसीलिए हम लोगों का हॉलमार्किंग का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। ये अभी हमारा 361 डिस्ट्रिक्ट्स में मैंडेटरी है, और इसके अलावा हमारे ऑफसाइट सेंटर्स भी हमने खोले हैं जहां पर कि कम ज्वेलर्स हो सकते हैं, कम मैन्युफैक्चरर्स हैं, जहां पे इतनी डिमांड अभी नहीं होगी क्योंकि इट्स ए मार्केट ड्रिवन बिजनेस। सो AHCs के साथ में हम लोगों ने ऑफसाइट सेंटर्स भी खोले हुए हैं। तो 100 से ज्यादा हमारे पास ये ऑफसाइट सेंटर्स हैं जो रिमोट लोकेशन पे, जहां पर कि लोगों को हॉलमार्किंग कराने में दिक्कत ना होए, तो उन ऑफसाइट सेंटर्स के थ्रू यहाँ पे ये लोग अपना हॉलमार्किंग करा सकते हैं। एब्सोल्युटली। चित्रा जी, जिस तरह से मिनिस्टर्स, चाहे वो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है, सबने यही बात की है कि जहाँ तक ज्वेलरी की बात आती है, जिस तरह का कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, ट्रेसेबिलिटी की ज़रूरत है वो अब यहाँ पर लाई जानी चाहिए। और इसी के चलते जो वो ये बिल्डिंग ग्लोबल ब्रांड की बात अब यहाँ पर निकल के आई है, उसी के तहत ये भी माना जा रहा है कि बुलियन हॉलमार्किंग भी यहाँ पर हो। हम जानते हैं ये बातचीत पिछले 6 महीने से लगातार चल रही है। कितना काम अब तक हो चुका है और आप क्या कहेंगी, कितनी तैयारी है, कब से बुलियन हॉलमार्किंग एक्चुअली शुरू हो पाएगा? देखिए, बुलियन का हॉलमार्किंग करने के लिए हम लोगों की बहुत सारी बैठकें सभी स्टेक होल्डर्स के साथ हो रही हैं, काफी हद तक हो गई हैं, अभी थोड़ी बची हैं। जब वो हमारी पूरी हो जाएंगी तो हम अपना ये प्रपोजल बना करके मंत्रालय को भेज देंगे। ऑलराइट। और साथ ही साथ मिनिस्टर ने आपको 78th एनिवर्सरी पे कहा कि BIS को अब चांदी और चांदी आर्टिकल्स पे काम करना चाहिए। उस पर अब क्या पहुंच है, रीच है, क्या उस पर भी काम शुरू हुआ है? जी हाँ, जैसा कि अगर सबको ज्ञात होगा कि हमने 2005 में चांदी की हॉलमार्किंग वॉलंटरी बेसिस पे शुरू की थी। जो आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 17,000 से ज्यादा ज्वेलर्स हैं जो कि सिल्वर की हॉलमार्क ज्वेलरी बेच रहे हैं। और इससे हम लोगों का, और जो हमारे एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स हैं वो हमारे पास 212 AHCs हैं जो कि सिल्वर की हॉलमार्किंग की टेस्टिंग करते हैं और उसको प्रमाणित करते हैं कि ये भारतीय मानक के हिसाब से हैं, IS 2112 के हिसाब से हैं। और अब इसको क्योंकि जो हमारा 6 तारीख को स्थापना दिवस मनाया गया था, उस पे हमारे जो माननीय मंत्री हैं मिस्टर प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने ये कहा था कि कंज्यूमर्स की डिमांड है कि
सिल्वर को भी अभी हमें मैंडेटरी में लेके आ जाना चाहिए। तो उस दिशा में अब हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला काम है कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे AHCs हैं, जो हमारी ज्वेलर्स हैं और सबसे बड़े जो हमारे उपभोक्ता हैं, हमें इन सबके साथ एक बार कंसल्टेशन करनी है। ये कंसल्टेशन हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। हम लोग अपने रीजन्स में जो BIS हम लोग अपनी नीड्स करते हैं, उसमें हमने ये अपना सदर्न रीजन में और ईस्टर्न रीजन में ऑलरेडी इसके ऊपर हमने थोड़ी बहुत कंसल्टेशन अभी की है, और बाकी के रीजन्स में भी हम लोग इसका स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करेंगे। उसके बाद जो नतीजा निकलेगा फिर वो हम मंत्रालय को भेजेंगे। ओके तो चित्रा जी, आप ये कह रही हैं कि एज ऑफ नाउ कोई डेट निकल के नहीं आई है, कैसे कितना ये काम होगा, बातचीत चल रही है, एक फाइनल प्रपोजल BIS की तरफ से मंत्रालय को जाना बाकी है? जी हाँ, हमारा सिस्टम सारा रेडी है। जो हमारा IT सिस्टम चाहिए, कंप्लीट ऑटोमेशन का चाहिए, जैसा कि हमारा गोल्ड में है, सिल्वर के लिए भी हमारा सिस्टम रेडी है। सिर्फ क्योंकि स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हमें सबको ऑन बोर्ड लाना बहुत जरूरी है। जो हमारे साथ काम करने वाले हैं वो AHCs हैं, ज्वेलर्स हैं और कंज्यूमर्स जिनकी रिक्वायरमेंट है। तो सबकी रिक्वायरमेंट्स के साथ हम लोग जब बात करेंगे और कोई भी अगर इश्यू होता है उसको हमें रिजॉल्व करना है, ताकि हमारी स्कीम, जैसे गोल्ड की स्कीम हमारी स्मूथली रन हुई थी, वैसे ही हम फिर सिल्वर की भी स्मूथली रन कर पाएंगे। ओके चित्रा जी, ऑफ कोर्स थोड़ा सा ये मोर ऑन स्पेकुलेटिव साइड का वाला क्वेश्चन है, पर आप आशा करेंगे आप इसका जवाब देंगी कि अगर जैसे आपने कहा आपके सारे सिस्टम्स यहाँ पर तैयार हैं, अगर मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर हाँ आ जाती है, मानिए बजट के बाद, बजट के आसपास अगर इसका कोई अनाउंसमेंट भी अगर सुनने को मिलता है, तो कितनी जल्दी ये शुरुआत हो सकता है? क्योंकि काफ़ी सारी खबरें हैं कई सारे मीडियाज़ में कि 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, 1 मार्च से शुरू हो जाएगा, पूरी तैयारी है 2 महीने में शुरू हो जाएगा। आप इसके ऊपर क्या कहेंगी? नहीं, ये अभी ये सब अटकलें हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि अभी हमारे पास सिल्वर के हॉलमार्किंग के लिए जो सेंटर्स हैं वो सिर्फ 212 हैं। तो जब सरकार अगर इसके ऊपर एक डिसीजन ले लेगी तो पहले हमें तो AHCs का वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही क्रिएट करना होगा। सो आई थिंक जैसे कि हमने गोल्ड के केस में किया था कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज चले थे, जहां जहां AHCs अवेलेबल थे हम लोगों ने उस हिसाब से मैंडेटरी हॉल मार्किंग किया था। तो हो सकता है कि उसी तरीके से हम सिल्वर के लिए भी करें कि जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में AHCs हैं जिनके पास सिल्वर की टेस्टिंग की फैसिलिटी है, हो सकता है, ये सिर्फ एक प्रिजम्पशंस हैं अभी, और जब मंत्रालय इसके ऊपर डिसीजन लेगा तब आगे हम सोच सकते हैं कि किस तरीके से होगा। डेट अभी कोई फाइनल नहीं है इसके लिए। ऑलराइट चित्रा जी, बुलियन हॉल मार्किंग पर एक बार फिर से आना चाहूंगी। इसमें आपने कहा कि कंसल्टेशंस यहाँ पर जारी हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर इसमें कोई बहुत बड़ी क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर तो आप कहेंगे कि ज्वेलर्स ऑलरेडी आपके साथ पार्क्ड हैं, ASIs भी आपके पास अच्छे खासे नंबर में हैं, तो बुलियन हॉल मार्किंग में अब तक क्या बातचीत है? देखिए, डिटेल्स में अभी आपको मीटिंग में जो चल रहे हैं वो मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, जब हमारी रिपोर्ट बन जाएगी, मंत्रालय उसको अप्रूव कर देगा, उसके बाद में इसके बारे में आपको कुछ बता पाऊंगी। फेयर पॉइंट। चित्रा जी, एक फाइनल पुश, एक और क्वेश्चन बदल के कोशिश कर रही हूँ कि बुलियन हॉल मार्किंग में जैसे आपने कहा ज़्यादा काम हो चुका है, तो बुलियन पहले आएगा और चांदी बाद में आएगा हॉल मार्किंग के तहत? अब ये बताना मुश्किल है, क्योंकि काम दोनों के ऊपर हमारा पैरेलली चल रहा है, क्योंकि डिसीजन तो सरकार की तरफ से आना है ना। हम लोग तैयार हैं, बुलियन पे अभी थोड़ी सी और डिस्कशन चल रही है, तो जब हो जाएगी तब बता देंगे। फेयर पॉइंट चित्रा जी, आप बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बहुत क्लैरिटी के साथ आपने बात की है, और हमारे साथ 2 ज्वेलर्स भी हैं, उनको भी एक बार सुन लेते हैं कि उनका क्या सेंस है हॉल मार्किंग को लेकर। राजेश जी, आपने सुना चित्रा जी ने क्या कहा, जितना वो हमारे साथ शेयर कर सकती हैं उतना उन्होंने किया, काफ़ी स्पॉटिंगली उन्होंने उसके ऊपर बात की है। आपकी क्या सेंस है, क्या कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पर एज ऑफ नाउ जो आपको बुलियन में लेकर लगता है, जो BIS या सरकार को सुननी चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी। चित्रा जी से तो मेरे पहले भी बहुत बार मुलाकात हुई है। हम लोग दिल्ली में काफ़ी मीटिंग में एज ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का प्रतिनिधित्व करता हूँ, इस वजह से उनसे काफ़ी बार मुलाकात हुई है। और तो आप दोनों बात करेंगे तो हमें सुनने का सौभाग्य मिलेगा आज राजेश जी। बिल्कुल। जैसे कि अभी मैं गुप्ता मैडम को सुन रहा था, उन्होंने बताई सब बातें, लेकिन मुझे थोड़ा सा कुछ जगह मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से। वैसे मैंने मैडम को भी रिक्वेस्ट की है कि जैसे 300 हॉलमार्क सेंटर्स पहले थे, अभी 1600 मैं मानता हूं, लेकिन ना एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो 766 डिस्ट्रिक्ट में से अभी तक के हम लोग केवल 361 डिस्ट्रिक्ट तक के ही पहुंच पाए हैं। तो ये काफी दुखद है। तो इसके लिए कोई रोड मैप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा मतलब ड्यू रिस्पेक्ट मैं मैडम से यही कहूंगा कि इसके लिए कोई रोड मैप बनाए तो शायद हम, क्योंकि ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल भी चाहता है
कि 100% हॉलमार्क्स सभी डिस्ट्रिक्ट में आ जाए। साथों साथ जिस तरीके से सिल्वर के लिए जो रोड मैप अभी बनाया उन्होंने कि हाँ आने वाले दिनों में सिल्वर को मैंडेटरी किया जाएगा, बिल्कुल इंडस्ट्री पूरी तरह से रेडी है। और ट्रांसपेरेंसी के लिए ऑलवेज कोई भी ज्वेलर ये नहीं चाहता कि कोई अगर थर्ड पार्टी चेक करना है तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं हम इसके लिए रेडी नहीं है। हम पहले भी रेडी थे और यहाँ तक कि मैंडेटरी होने के पहले से ही काफी ज्वेलर्स हॉलमार्क चीजें बेचते भी थे और रखते भी थे। और अभी भी जो फिगर्स है उसके हिसाब से जैसे 212 ही सेंटर्स, मैडम ने कहा है अभी 212 सेंटर ही सिर्फ सिल्वर के लिए है। तो ये किसी न किसी को ये दर्शाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा इसमें छूट रहा है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग ज्वेलरी है, जो एग्जिस्टिंग सिल्वर ज्वेलरी है, फिर आर्टिफैक्ट्स है, उसको किस तरीके से उसके लिए कितना समय मिलेगा। क्योंकि नई ज्वेलरी जो बन के आती है आज के तारीख में वो तो ठीक है, गोल्ड की है तो जहां मैन्युफैक्चर हुई है वहां से वो आ रही है। लेकिन जो सिल्वर आर्टिकल जो पहले से ज्वेलर्स के पास है उनको करने के लिए कितना समय मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर इसके लिए भी थोड़ा सा रोड मैप मिल जाता है तो शायद ज्वेलर्स बहुत ज्यादा खुश होगा। हम तो सरकार के साथ खड़े हैं और जब भी बीआईएस चाहती है जो भी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए तो हम बिल्कुल उनके कंधे से कंधा मिला के कोशिश करते हैं कि ये ज्वेलर्स और सरकार के बीच में जो हम ब्रिज का काम करके इम्प्लीमेंट करने के लिए जितना कोशिश होते हैं वो हम करते हैं इसके लिए। एब्सोल्युटली। चित्रा जी, आप उसका जवाब देना चाहेंगे? ऑफ कोर्स हमने सोने में ये देखा था कि पुराना सोना बेचने के लिए समय दिया गया था ज्वेलर्स को, तो क्या वही प्रोसीजर यहाँ पर सिल्वर के लिए जारी किया जाएगा? सेम प्रोसीजर रहेगा क्योंकि हम किसी का भी नुकसान नहीं चाहते हैं। तो जैसे गोल्ड में हम लोगों ने टाइम दिया था, इसमें भी टाइम मिलेगा। फेयर पॉइंट। हम एक व्यू यहाँ पर दीपक सोनी जी का भी ले लेते हैं। दीपक जी, आप कैसे देखते हैं हॉल मार्किंग को, स्पेशली बुलियन में, क्योंकि आप वहाँ पे डील करते हैं? नमस्कार मनीषा जी, राजेश जी, हम चित्रा मैडम को बहुत बहुत बधाई नववर्ष की। मनीषा जी, जैसे हम बुलियन के ऊपर हॉलमार्किंग की बात कर रहे हैं, बुलियन इंडस्ट्री खुले दिल से इसका स्वागत करती है। मैं एक डेटा शेयर करूंगा आपके साथ। अभी जो एनुअल कंजम्पशन है इंडिया का वो अराउंड 1250 1250 टन के आसपास एनुअल कंजम्पशन है, जिसमें से 1050 टन के आसपास ज्वेलरी बनती है। बाकी 200 टन जो है वो इन्वेस्टमेंट के रूप में लिया जाता है, उन्हें चाहे हम बार्स के रूप में लें या पॉइंट्स के रूप में। अब ये जो 200 टन अनहॉलमार्क्ड गोल्ड है, इंडस्ट्री, बुलियन इंडस्ट्री चाहती है ये भी हॉलमार्क्ड होना चाहिए। और जो जिस तरीके से चित्रा मैडम ने सारे सवालों के जवाब दिए हैं उससे पूर्णतः प्रतीत होता है कि सरकार भी जो है वो ज्वेलर एवं बुलियन डीलर की परेशानियों को समझ रही है। तो हम खुले दिल से इसका स्वागत करते हैं। और कुछ जो प्रॉब्लम्स है जो आएगी तो हम उसमें सरकार से चाहते हैं कि उसी तरीके से हमारी पूरी मदद करे कि इंडस्ट्री वेरी स्मूथली इसको मैंडेटरी होने में और इसको इम्प्लीमेंट करने में सरकार का साथ दे सके। पॉइंट टेकन। ऑल राइट, तो फिर ये तो बात हुई यहाँ पर हॉलमार्किंग को लेकर। चित्रा जी, आपको जाने दें उससे पहले एक सवाल है। काफ़ी हद तक यहाँ पर डायमंड्स को लेकर भी अब बात चली है कि थर्ड पार्टी या गवर्नमेंट का भी यहाँ पर हिस्सा होना चाहिए। एज ऑफ नाउ हम जानते हैं कि प्राइवेट पार्टीज यहाँ पर सर्टिफाई करती हैं डायमंड्स को। क्या बीआईएस इस तरफ एट ऑल देख रहा है? डायमंड देखिए हमारे अभी परव्यू में नहीं है। हम लोग प्रेशियस मेटल से डील करते हैं और डायमंड हमारा अभी प्रेशियस मेटल्स के उस कैटेगरी में नहीं है ना। इट इज़ नॉट ए प्रेशियस मेटल। ऑल राइट, तो वो कॉन्वर्सेशन अभी यहाँ पर नहीं है। कुछ बातें यहाँ पर निकल के आई हैं कि शायद इसे भी बीआईएस के साथ में लेके जाया जाए, लेकिन जैसे चित्रा जी हमें बता रही हैं कि एज ऑफ नाउ यहाँ पर कुछ नहीं है। चित्रा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मेरे भी सवाल लेने के लिए और मेरे बाकी दोनों गेस्ट के भी यहाँ पर आप सवाल लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो हमारे साथ दीपक जी और राजेश जी होंगे। उनसे जानेंगे कि बजट से उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आगे किस तरह का ज्वेलरी बाजार उनको 2025 के लिए लगता है। स्वागत है आपका। और इंडस्ट्री की पूरी नज़र अब यहाँ पर बजट की तरफ है, जहाँ पर सभी एसोसिएशन, सभी कंपनीज की तरफ से हमने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन सरकार को जाते हुए देखे हैं। राजेश जी, जीजेसी की तरफ से अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने ड्यूटी को लेकर कुछ फियर्स बनते हुए देखे बाजार में, लेकिन साथ ही साथ डिजिटल गोल्ड की तरफ तवज्जो है यहाँ पर, और अवेयरनेस, इन्वेस्टमेंट को इंपॉर्टेंस देने की, तो काफ़ी सारी बातें ऑफकोर्स यहाँ पर हो रही हैं। आपको क्या लगता है इस बजट में क्या देखने को मिलेगा और आपकी एक विश लिस्ट क्या है सरकार के लिए? बिल्कुल, इस बजट में हमें भी बहुत ज़्यादा अपेक्षा है। और जैसे कि आपने कहा, एक कहीं जीएसटी बढ़ ना जाए या फिर कहीं
कस्टम ड्यूटी ना बढ़ जाए, तो इसके भी हमें डर था। और जैसे कि मैंने आपका इसके पहले का भी एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने जो इंपोर्ट के डेटा शेयर किए थे, उसमें जैसे कि गवर्नमेंट ने भी रिव्यू किए अपने इंपोर्ट डेटा, क्योंकि पहले उनके डेटा के हिसाब से अभी तो 900 टन के आसपास हम लोग ने क्रॉस कर देना चाहिए, लेकिन फिर से हाँ उन्होंने जी। करने के बाद वो कुछ अभी आज के तारीख में 741 टन, जो पिछले साल के मुकाबले है, तो हम लोग करीब करीब उसी के आसपास जो फिगर आ रहा है, उससे मुझे एक तसल्ली है इस बात की कि सरकार इसके तरफ किसी प्रकार की रेड आय नहीं रखेगी। और शायद जिस तरीके से पिछले 4-5 महीने में ऐसा लग रहा था कि कस्टम ड्यूटी कम होगी, इस वजह से इंपोर्ट बढ़ जाएगा और इस वजह से शायद सरकार को तकलीफ होगी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये खुशी की बात है। और मुझे लगता है कि इस वजह से सरकार बिल्कुल किसी प्रकार की इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाएगी, ऐसा मुझे बिल्कुल विश्वास है। और साथों साथ मुझे एक चीज ऐड करना बहुत जरूरी है। आज दुबई एक लोगों को, एक इंडिया से काफी लोग दुबई जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, और उनको एक दिमाग में बैठ गया है कि दुबई में काफी सस्ता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी इंडिया हो या दुबई, दोनों तरफ एक ही रेट हो गया, क्योंकि कस्टम ड्यूटी कम होने के कारण उसी रेट में इंडिया में अवेलेबल है। और मेकिंग चार्जेस जो नॉर्मली दुबई में है उससे 50% कम में इंडिया में है, और ज्यादातर ज्वेलरी इंडिया से ही बाहर जाती है। इस वजह से यहाँ खरीदारी बहुत बेहतर होता है। जैसे कि आपने डिजिटल गोल्ड के बारे में भी पूछा, तो मेरा एक ही कहना होता है कि हम जीडीपी में करीब 8 से 9%, 8% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जब कभी भी ज्वेलरी बनती है तो उसके एक बड़ा रोजगार उपलब्ध होता है, रोजगार मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। तो इस वजह से ज्वेलरी के तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो और ज्वेलरी खरीदे लोग, जिससे कि रोजगार मिले। तो हमारे तरफ से तो बहुत सारे रिकमेंडेशन हमने भेजे हैं कि हमने, वैसे तो जीएसटी काउंसिल का विषय है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से जीएसटी आज के तारीख में 3% है, वो कम होके 1 से 1.25% के बीच में है। क्योंकि उसके पीछे जब जीएसटी लगाया था तब दो बातें कही गई थी कि रेवेन्यू इक्विवेलेंट रेशियो या रेवेन्यू न्यूट्रल रेशियो, ये एक बात हमने उस तब समय सुनी थी, और उसके बाद तय करके उसे कम किया जाएगा, ऐसी जानकारी हमारे पास थी। तो अभी जो दोनों रेशियोज को देखते हैं तो 1% या 1.25% के आसपास वो बैठता है। तो वो जो सोचे थे उतना जीएसटी होना चाहिए, जिससे कि जितना आज करीब हम लोग कहते हैं कि 70 to 75% तक के ये ऑर्गेनाइज हो चुका है बिजनेस, तो ये 100% ऑर्गेनाइज हो जाए, जिससे कि ये जीएसटी कम हो जाती है, उसका फायदा मिलेगा। साथ ही हम लोग डिजिटल पेमेंट को लेके काफी चिंतित रहते हैं। कई बार यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो कुछ ट्रेडर्स के यहाँ बीच बीच में बहुत ज्यादा तकलीफें हुई थी, उनके अकाउंट तक सीज हो गए, तो लोग डरते थे। तो वो फियर निकल जाना चाहिए है। और इसी वजह से डिजिटल पेमेंट अगर किसी का भी यूपीआई से हो या फिर क्रेडिट कार्ड से हो या किसी भी प्रकार का हो, तो किसी भी ज्वेलर्स का जो बैंक अकाउंट है उसे सीज ना करे, फ्रीज ना करे, क्योंकि इसके वजह से कहीं ना कहीं उनको डर का एक माहौल बनता है। तो इसकी मांग महाराष्ट्र में तो हम लोग ने यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर लिया, लेकिन सेंट्रली ये एक आश्वासन मिल जाए जिससे कि हम लोग डिजिटल पेमेंट लेने में इजी कर दें। साथों साथ जो क्रेडिट कार्ड में एक कमीशन हमारा बहुत ज्यादा है, इस वजह से काफी लोग क्रेडिट कार्ड या प्लास्टिक मनी से पेमेंट करने में कतराते हैं। तो वो एक जो कमी होनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन और क्रेडिट कार्ड से बिजनेस हो। और सबसे बड़ी हमारी जो इसमें मांग थी, वो ईएमआई पे गोल्ड ज्वेलरी अवेलेबल होनी चाहिए 22 कैरेट की। तो इससे कि लोग ज्वेलरी खरीदते समय में उनको जो बोझ लगता है कि कई बार कि इतनी महंगी होती जा रही है, उसमें खरीदना उनको तकलीफ होता है, क्योंकि सभी के यहाँ शादियां हैं आने वाले दिनों में, तो उन्हें भी एक टेंशन होता है कि इतना महंगा खरीदते समय कैसा करेंगे, क्योंकि आज के ज़माने में हर चीज ईएमआई पे अवेलेबल है। सिर्फ ज्वेलरी के लिए थोड़ा सा ये तकलीफ, तो इसके लिए भी हम लोग ने रिक्वेस्ट की है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमने बजट से, हमने इस बार सोचा है कि हमारे बजट में वो सब चीजें ऐड हो जाए। आपकी बहुत लंबी लिस्ट है राजेश जी, और आशा करते हैं कि यहाँ पर जो बेहतर आपके पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर ज़रूर निकलते हुए नजर आए। जैसे आपने कहा डिजिटल गोल्ड की बात लेकर, और ईएमआई ज्वेलरी यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी ने हमें कहा है कि ये एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर आनी चाहिए। और आपका पॉइंट काफ़ी वैलिड है। वाइट गुड्स जिनकी जो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है उसके लिए भी ईएमआई मिलती है, तो सोना एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर देखें तो उस लिहाज से भी यहाँ पर ईएमआई आना चाहिए। ऑफकोर्स सरकार के पास है। दीपक जी, आपकी क्या विश लिस्ट है, आप क्या चाहेंगे इस बार बजट से? मनीषा जी, राजेश जी ने बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर ही दिए हैं, लेकिन इसमें जो पॉइंट्स बाकी रह गए हैं मैं उसके ऊपर कुछ बोलना चाहूंगा। इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 6% से कम होनी चाहिए। हमने देखा है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम होने के बाद भी अगर इंपोर्ट के डेटा में कोई फर्क नहीं आया है तो 6% से घटा के ड्यूटी को 3% किया जाना चाहिए, और आने वाले समय में इसको और कम किया जाना चाहिए, जिससे ग्रे मार्केट पे जो अब लगाम लग चुकी है 15% ड्यूटी से 6% करने के बाद, उसको और कसा जा सके।
जितनी कस्टम ड्यूटी कम होगी, हम उतने ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ अपनी ज्वेलरी इंडस्ट्री को जाते हुए देखेंगे। IIBX जो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है बुलियन एक्सचेंज, उसको स्मूथली काम करने के लिए कुछ और किया जाना चाहिए, जिससे क्वालिफाइड ज्वेलर्स, TRQ होल्डर्स को फायदा मिल सके। एक चीज इसमें और बोलना चाहूंगा मैं, इंपोर्ट में जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं गोल्ड को, तो जो हमें सबसे ज्यादा चैलेंजेस मिल रहे हैं वो FTA कंट्रीज जो है उनसे इंपोर्ट होने के कारण जो बुलियन डीलर्स फायदा उठा पा रहे हैं या ज्वेलर्स फायदा उठा पा रहे हैं, उसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। FTA से इंपोर्ट करने के कारण बाजार में डिस्पैरिटी आती है, तो हमें कुछ इस तरह से करना चाहिए, सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये डिस्पैरिटी का फायदा अनयूजुअली नहीं उठाया जा सके और सबको एक लेवल फील्ड मिलना चाहिए, जिससे इंडस्ट्री की ग्रोथ हो सके और इंडस्ट्री के सारे प्लेयर एक तरीके से काम कर सके। फेयर पॉइंट दैट। तो क्लियरली आपने वो लिस्ट यहाँ पर और लंबी कर दी है। इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर जो बाजार को चिंताएं हैं, वेल सुनने को तो यही मिला है कि जिस तरह से IIBX की तर्ज पे यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है, धीरे धीरे इंपोर्ट को यहाँ पर लोअर ही रखा जाएगा। एंड ऑफ कोर्स जहाँ तक FTA डिस्पैरिटी की बात है, वो हमने 2024 में काफ़ी हद तक प्ले आउट होते हुए देखी। सरकार उसे कैसे हैंडल करती है वो भी शायद बजट के बाद की बात है, लेकिन उस पर भी एक नज़र यहाँ पर बरकरार होनी चाहिए। अब आ जाते हैं यहाँ पर मांग को लेकर, और राजेश जी ऑफकोर्स शादियों का सीज़न यहाँ पर रहा है, किस तरह की मांग आप बनता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि लास्ट क्वार्टर में डिसेंट सेल्स थी, हायर थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पिछले साल के मुकाबले ही थी, लेकिन अब जो ये नया क्वार्टर शुरू हुआ है, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी यहाँ पर हैं, कैसे जनवरी आगे प्ले होगा, बाजार की नज़र उस पर भी होगी, लेकिन एज ऑफ नाउ किस तरह से आप मांग को यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं इस क्वार्टर के लिए? बिल्कुल। देखिए, वैसे तो ये 25 जो दिसंबर होता है तब से लेके तो 14 जनवरी तक के हमारे यहाँ नॉर्मली थोड़ा सा मांगलिक समय ना मानते हुए इस समय खरीदारी कम होती है, लेकिन 14 जनवरी के बाद से अच्छी खासी खरीदारी शुरू हो जाएगी। और जिस तरीके से भारत को एक युवा देश करके जाना जाता है, तो सबसे ज्यादा शादियां भी इसी साल है, तो इसका फायदा बहुत ज्यादा मिलने वाला है। और इसके वजह से मुझे ऐसा लगता है अच्छी खासी डिमांड इस बार भी रहेगी। और डिमांड के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, शादियों तो एक रहता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में इतनी ज्यादा बीच बीच में त्योहार आते हैं। इस बार तो जैसे महाकुंभ भी एक, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके चैनल पे ही देख रहा था, महाकुंभ को लेके काफी कवरेज है। तो महाकुंभ के लिए भी लोग इस यादगार महाकुंभ में भी लोग खरीदारी करना सोचते हैं कि ये अच्छा समय है। कोई भी अच्छा समय है, उस समय में जिस तरह से मिठाई खाई जाती है, उस समय उसी ठीक से सोना खरीदा जाता है। राइट, आई होप थोड़ा सा सोने के प्राइसेस और नीचे आ जाए तो हम उसको वो कैटेगरी यहाँ पर दे सके। लेकिन जस्ट कमिंग बैक टू द थिंग, जो आपने राजेश जी पहले कहा था कि अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ड्यूटी कट के बाद दुबई और इंडिया में अब यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम लेवल प्लेइंग फील्ड है। अभी भी कुछ लोगों का मानना है कि अच्छा ठीक है, जा रहे हैं तो ले लेंगे क्योंकि एटलीस्ट प्योरिटी वहाँ पर बेटर है। तो कुछ ना कुछ तरीके से अभी भी दुबई को थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है। नहीं, मैं वही कह रहा था आपको कि ज्यादातर ज्वेलरी अगर आप दुबई में देखते हैं तो इंडिया से ही ज्यादातर जाती है। अगर 70%, मैं तो परसेंटेज वाइज भी कहूंगा 70% ज्वेलरी इंडिया से ही होके वहां जाती है। आप स्पेशली कलकत्ता ज्वेलरी बहुत ज्यादा जो पसंद की जाती है, हमारा साउथ इंडियन ज्वेलरी भी वहां बहुत ज्यादा पसंद की जाती है, तो यहीं से उधर जाती है। लोगों को पहले, अभी धीरे धीरे वो चेंज आएगा। जब से कस्टम ड्यूटी कम हुई है तब लोगों को ये समझ में आ गया कि उसी रेट में अगर मुझे इंडिया में मिल रहा है तो मैं क्यों वहां से फिर से लेके जाऊं। और यहाँ पे नो डाउट दुबई से ज्यादा डिजाइन है। और जैसे कि आपने कहा कि ट्रस्ट और प्यूरिटी को लेके, तो जब से हॉलमार्क मैंडेटरी हो चुका है गोल्ड का, तब से मुझे नहीं लगता है कि प्योरिटी के लेके कभी भी कहीं शिकायत आई होगी। और भारत में, पूरे इंडिया में सभी जगह गुणवत्ता को लेके सभी ज्वेलर्स बहुत ज्यादा ध्यान भी देते हैं। और वही ज्वेलरी जो उसी गुणवत्ता की, जो आज वर्ल्ड क्लास जिसे ज्वेलरी कहा जाता है, वो सब उससे दुबई से कम दामों में इंडिया में अवेलेबल है। तो वे क्लैरिटी का आप यहाँ पर काफ़ी जाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी कई लोगों से तो मेरी ही बात हो जाती है राजेश जी, जो ऐसा कहते हैं कि अच्छा जा रहे हैं तो वहीं से ले लेंगे। तो क्लियरली वो एक क्लैरिटी है जो बाजार में यहाँ पर सीप इन होनी चाहिए। दीपक जी, आप कैसे देखते हैं आगे जाता हुआ यहाँ पर मांग? और आपने वो इनिशियली यहाँ पर विश्लेषण किया कि एनुअल कंजम्पशन कितनी है, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, उसमें ज्वेलरी मेकिंग कितना है, तो क्या वो आंकड़ा अभी भी यहाँ पर लगातार बनता हुआ देख रहे हैं आप? क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ी है पिछले कुछ सालों में? मनीषा जी,
इन्वेस्टमेंट जो है, अब आप देख ही रहे हैं, इतने इतने सारे आईपीओज आ रहे हैं। अब पिछले 5 सालों में जो आईपीओज में इन्वेस्टमेंट हुए हैं, जो हमारी इंडस्ट्री से काफी ज्वेलर्स ने आईपीओ लाके मार्केट को डेवलप भी किया है, तो मुझे नहीं लगता आने वाले समय में हमें कहीं भी मांग में कोई गिरावट आती हुई दिखाई देगी। 2017 में जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था, उस समय गोल्ड रेट्स अराउंड 30,000 थे। उस समय जो इंपोर्ट हो रहा था वही गोल्ड आज के दिन में भी उतना ही डेटा इंपोर्ट हो रहा है, डिस्पाइट इतने रेट्स हाई हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में भी हम इस डेटा को कम आते हुए देखेंगे। डिमांड जो है वो उसी तरीके से बनी रहेगी। ये हो सकता है कि कुछ महीने स्लो डाउन हो जाए और कुछ महीने काफी अच्छे चले जाएं। आने वाला सीजन भी काफी अच्छा ही रहेगा। फरवरी और मार्च में, फरवरी में काफी शादियां हैं, तो इमीडिएट ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि रेट्स के चलते स्लो डाउन होगा। ये रेट्स अब धीरे धीरे इंडियन पब्लिक को डाइजेस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। अराउंड 76 और 77 के रेट्स अब अट्रैक्टिव है इंडियन पब्लिक के लिए। वो एब्सोल्युटली। और वो आपने आईपीओ की बात करी तो उसमें बता दें कि जिस तरह का डेटा निकल के आया है उसके लिहाज से 19 आईपीओज ज्वेलरी सेक्टर की तरफ से 2024 में हमने आते हुए देखे। आईपीओज एंड आईपीओ एप्लीकेशंस, जो कि माना जा रहा है कि 2025 में सिर्फ बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर इसमें आ रहा है, नए यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहे हैं और लोग यहाँ पर मार्केट में जाना चाहते हैं, तो वो नंबर शायद इस साल और भी बढ़ता हुआ नजर आए। वेल, इससे पहले कि ये कार्यक्रम वाइंड डाउन करें, इंपॉर्टेंट है जानना आप दोनों से ही कि आप लोगों को प्राइस आउटलुक के लिहाज से क्या लगता है, क्योंकि लोग यहाँ पर रोजाना बैंक्स, ब्रोकरेजेस, एनालिस्ट अपनी जो फोरकास्ट है वो यहाँ पर चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी मार्केट्स में है। राजेश जी, आपसे पहले क्या लगता है कहाँ जाएंगे सोने के प्राइसेस? क्या आप इस साल को 2 भागों में बांटेंगे? फर्स्ट ईयर ऑफ कोर्स बहुत अनसर्टन है, तो कैसे देखते हैं प्राइस वॉलेटिलिटी? मुझे बस ट्रम्प जिस दिन पदभार संभालेंगे उसके बाद ही लगता है कि क्या होगा। जिस तरीके का अंदाजा मुझे ट्रम्प का है, मुझे लगता है कि वो काफी एग्रेसिव नेता है। और मैं एक बात हर बार कहता हूं कि जितने देश है वो चाहते ही नहीं है कि स्थिरता रहे पूरे दुनिया, तो कहीं ना कहीं अस्थिरता ही गोल्ड को ऊपर लेके जाती है। और जिस तरीके से अभी डॉलर्स देख रहा हूँ, $2600 भी बहुत ज्यादा है। हमने इसके पहले की इंटरव्यू में $2300 ही हमको बहुत ज्यादा लगते थे, तो $2600 और $2650 के आसपास अगर रेट आज है और आने वाले दिनों में, तो नो डाउट मुझे लगता है कि ये नया रिकॉर्ड बनाएगा। $3200 से $1000 तक के जाने की संभावना पूरी दिखती है। और केवल एक कारण नहीं है, इसके बहुत सारे कारण है, क्योंकि सेंट्रल बैंक बाइंग कर रही है। जितने भी विकसित देश है वो मैंने बता ही दिया कि उनका क्या मोटो है। और इसके अलावा डिमांड में कोई कमी नहीं है, डिमांड ऑलवेज है। और तो बहुत, और जिस तरीके से अभी और भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज है उनका चल रहा है, फेड के रेट्स कट धीरे धीरे कम होके कटना शुरू हो ही रहा है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं रीजंस, काफी सारे रीजंस हैं कि हम प्राइसेस यहाँ पर ऊपर जाता हुआ देखेंगे। वेल, इस कार्यक्रम में आज इतना ही समय है, लेकिन आप दोनों से बहुत जल्दी फिर से जुड़ेंगे, क्योंकि बजट से पहले, बजट के बाद प्राइस मूवमेंट, और 20 तारीख के बाद तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कॉन्वर्सेशन एक्चुअल में शुरू होगी, तब आपसे यहाँ पर फिर से बात होगी। लेकिन बहुत शुक्रिया दीपक जी, राजेश जी, आप दोनों का ही आज साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।